हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे कि टेंसेज क्या होते हैं। तो टेंसेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, टेंस के लिए बेसिक जानकारी क्या है, उन सभी बातों पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टेंसेस, तो टेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं काल। काल किसे कहते हैं? वे क्रिया के जिस रूप से हमें समय का पता चलता है, वह काल कहलाता है, टेंस कहलाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो कार्य किस समय हुआ है, वो काम कब हुआ है, इस बात का हमें जिससे पता लगता है वह कहलाता है टेंस काल। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राम कल जयपुर गया। तो देखिए दोस्तों, राम कल जयपुर गया, तो यहां पर क्रिया क्या है? गया। गया यहां पर क्रिया है। तो इस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि राम जयपुर गया। इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य कब खत्म हुआ है, कार्य कब संपन्न हुआ है, इस बात का हमें जो पता लगता है, जिसके द्वारा पता लगता है, वह है टेंस। उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए टेंस से संबंधित बेसिक जो जानकारियां हैं वो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आज हम ऐसी कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको टेंस समझने में जरा सी भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, आइए आज हम उन्हें यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले टेंसेस के द्वारा हम वाक्य बनाना सीखते हैं कि टेंस के द्वारा हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिसमें एक क्रियापद हो, वह वाक्य कहलाता है। कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। और उस शब्दों के समूह में एक क्रियापद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए, हमारे पास वाक्य है, राम जयपुर जाता है। इसमें देखिए, राम जयपुर जाता है, एक शब्द हो गया राम, एक शब्द हो गया जयपुर। राम जयपुर, अगर हम केवल इतना सा लिखते कि राम जयपुर, तो यह वाक्य नहीं कहलाता, क्योंकि वाक्य के लिए शब्दों के समूह के साथ साथ उसमें कम से कम एक क्रियापद का होना जरूरी है, उसमें एक वर्ब होनी जरूरी है, उसमें एक क्रियापद होना अनिवार्य है। इसी से उस वाक्य का अर्थ निकलता है, वो शब्दों का समूह सार्थक हो पाता है। जैसे दो उदाहरण देखिए,
मैंने आम, देखिए मैंने यहाँ एक शब्द है, आम यहाँ एक शब्द है, तो ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। मैंने आम, तो इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता तब तक वह वाक्य नहीं है। और उस के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में एक क्रियापद होना जरूरी होता है। तो देखिए जैसे मैंने आम खाया, तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो गया, तो इसमें एक क्रियापद होना जरूरी है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम वाक्य किसे कहेंगे, हम सेंटेंस किसे कहेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देयर शुड बी ए वर्ब आल्सो। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें कम से कम एक क्रियापद, जिसमें कम से कम एक वर्ब अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जब भी उसका अर्थ निकलता है, अन्यथा वह वाक्य नहीं है। जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब इस वाक्य में जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या क्या होते हैं उन पर हम यहाँ पर विस्तार से करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस हम जान चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्दों का समूह है जिसमें कम से कम एक क्रियापद है, जिसमें कम से कम एक क्रिया है, वह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में हम जब पढ़ते हैं तो सेंटेंस में तीन चीज़ें अनिवार्य रूप से आती हैं। एक तो आता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरे नंबर पे ले लीजिए आप ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एनी सेंटेंस, देयर शुड बी थ्री थिंग्स इन ईच सेंटेंस। नंबर वन सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि वास्तव में ये है क्या, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। एक तो इसको हिंदी में आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को कौन कर रहा है, वो उस वाक्य का कर्ता कहलाता है, वो उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, ध्यान से देखिए इसे, बिल्कुल मस्ती से, आराम से देखिए इसे। जितना रिलैक्स होकर आप इसे देखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही आसानी तरीके से इसे आप समझ पाएंगे, और वह आपको हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे हमने वाक्य देखा, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसमें क्रिया क्या है? खाता है। खाना खाता है, तो क्रिया खाता है, तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे। क्रिया के द्वारा यदि हम प्रश्न करें कौन, क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कौन खाता है। सब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से डायरेक्ट प्रश्न किया जाएगा, कौन। राम खाना खाता है, तो हम प्रश्न कर रहे हैं कौन खाना खाता है, तो आंसर इज राम।
तो जो उत्तर आएगा वह उसका सब्जेक्ट होता है, वह कर्ता कहलाता है। तो राम खाना खाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? राम हो गया। क्रिया से प्रश्न किया कौन खाना खाता है? राम, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया। जैसे दूसरा वाक्य है, मैंने एक पत्र लिखा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? यहाँ पे लिखा था। तो हम प्रश्न का वर्ब से प्रश्न करेंगे, कौन या किसने? ये प्रश्न करेंगे हम वर्ब से, किसने पत्र लिखा था या किसने लिखा था? तो आंसर क्या आया हमारा? मैंने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मैंने। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? राम खाना खाता है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? खाने का काम हो रहा है, वर्क ऑफ ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। तो कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम। इसी प्रकार से मैंने एक पत्र लिखा, क्या काम किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर काम किया जा रहा है पत्र को लिखना। राइटिंग ए लेटर इज ए वर्क हियर। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पत्र को लिखा जा रहा है। इस पत्र को कौन लिख रहा है? तो इस पत्र को मैं लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैंने। तो दोस्तों आप इस तरीके से समस्त प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट को, कर्ता को आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी हम बोलें उसमें सब्जेक्ट को ढूंढने का, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ये, इसमें जरा सी भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो इज दैट क्लियर? आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने छोटे अक्षरों में पढ़ रखा है कि किसी भी कार्य को करना अथवा होना क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य हो रहा है वह क्या है? क्रिया है। जैसे क्रिया क्या क्या हो गई? जैसे क्रिया हो गई खाना, पीना, हंसना, रोना, खेलना, ये सभी क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। अंग्रेजी में हम देखें तो जैसे हो जाएगा ईट, ड्रिंक, लाफ, वीप, प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिस काम को किया जाता है, किसी काम को करना या किसी काम का होना क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाती है। तो इसे वाक्य के द्वारा और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी कार्य को करना अथवा होना क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। हमारे द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, डूइंग एन एक्शन, क्रिया है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो दोस्तों मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्रिया क्या काम हो रहा है? मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का। तो पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर वर्ब हो गई पढ़ना। इसी प्रकार से वे क्रिकेट
खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है? क्रिकेट खेलना। क्या काम किया जा रहा है? क्रिकेट खेलना। तो क्या खेल रहे हो? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? खेलना, खेलते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को करना या उस कार्य का होना क्रिया कहलाता है। किसी भी एक्शन को करना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, गाना, एक्टिंग करना, ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दिए गए सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो वर्ब दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक, यहाँ देखिए शब्द देखिए आप, सकर्मक क्रिया के जिस रूप में कर्म, स यानी स का मतलब होता है साथ, क्रिया के जिस रूप में कर्म साथ होता है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म अकर्मक, ए का मतलब नहीं, सफल, सफल का विलोम क्या हो गया? असफल, यानी जो सफल नहीं है। तो ए का मतलब है नहीं, तो अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है जिस क्रिया के, वह कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है वह कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे कि किस तरीके से कौन सी क्रिया तो सकर्मक क्रिया है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक जो क्रिया है, इसे पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि उस क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या। जो भी क्रिया है उस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या। यदि हमारा प्रश्न सही बनता है, यदि हमारा प्रश्न सही बने तो वह क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। अगर प्रश्न सही बन रहा है तो वह क्रिया होगी सकर्मक, और अगर प्रश्न सही नहीं बन रहा है तो वह क्रिया होगी अकर्मक। जैसे देखिए, हमने देखा राम जयपुर जाता है। दोस्तों आप बोर्ड पर इजीली देख पा रहे हैं, राम जयपुर जाता है। तो वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है? यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, जाता है। तो ये जाता है क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसके जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उससे प्रश्न करेंगे क्या। केवल क्या का प्रश्न किया जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा? क्या जाता है। शॉर्ट में देखिए आप, क्या जाता है। बताइए हमारा प्रश्न सही बन गया क्या? राम क्या जाता है, क्या जाता है। प्रश्न सही नहीं है, हमारा जो ये प्रश्न बना यह प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न क्या होना चाहिए? कहाँ जाता है, क्यों जाता है,
कैसे जाता है, कब जाता है, ये सारे प्रश्न सही हैं, लेकिन क्या जाता है, राम क्या जाता है, तो क्या जाता है ये प्रश्न सही नहीं बना। तो प्रश्न सही नहीं बना, इसलिए ये जाना जो क्रिया है वो कैसी क्रिया हो गई, जाना कैसी क्रिया हो गई, क्योंकि प्रश्न हमारा सही नहीं बना, क्या जाता है, तो जाना क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया से प्रश्न करेंगे, यदि कौन सा प्रश्न करेंगे, क्रिया से केवल क्या क्या प्रश्न करेंगे, यदि प्रश्न सही बनता है, यदि हमारा प्रश्न सही बनता है तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और यदि प्रश्न सही नहीं बनता है तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खाता है। तो इस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है, क्या खाता है, प्रश्न कर रहे हैं हम क्या खाता है, तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही बन रहा है, वह क्या खाता है। तो क्या खाता है, इसका मतलब प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा बिल्कुल सही बन गया, इसलिए ये खाना क्रिया कैसी हो गई, खाना क्रिया क्या होगी बताओ, अकर्मक होगी या सकर्मक, प्रश्न हमारा सही बना है, इसलिए यह क्रिया होगी सकर्मक क्रिया, खाना हो गया सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण लीजिए, रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, खेलता है। इससे प्रश्न करेंगे क्या खेलता है, रमेश क्या खेलता है, प्रश्न सही बनाया गलत, हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, रमेश क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो हमारा प्रश्न सही है, तो सही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रश्न सही है तो सकर्मक क्रिया। खेलना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से एक उदाहरण और ले लीजिए, वह खाट पर सोता है, वह खाट पर सोता है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है इसमें, सोता है, तो प्रश्न क्या बन जाएगा हमारा, क्या सोता है, बताओ प्रश्न सही बन गया क्या, वह क्या सोता है, हमारा प्रश्न सही है क्या, हमारा प्रश्न सही नहीं बना। क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, यदि प्रश्न सही बन गया तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक क्रिया, और यदि क्या क्रिया से प्रश्न किया क्या और हमारा प्रश्न सही नहीं बना तो वह क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। सो जो स्लीपिंग जो वर्ब है, सोना जो वर्ब है, यह कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो दोस्तों क्रिया का जो रूप है अकर्मक और सकर्मक, इनको आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या, यदि हमारा प्रश्न सही बनता है तो वो होता है सकर्मक क्रिया, और अगर हमारा प्रश्न सही नहीं बनता है तो वह होता है अकर्मक क्रिया। इसके अलावा क्रिया मोटे रूप से हम जब टेंस पढ़ेंगे तो वो दो तरीके की क्रियाएं होंगी, एक होगी मेन वर्ब और दूसरी होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो कार्य हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, खाना पीना हंसना उठना बैठना, मेन वर्ब में जैसे ईट, प्ले, गो, बाथ, राइट, रीड, गिव, टेक, इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, व्यक्ति जो काम कर रहा है, एक्चुअल में जिस कार्य को वो कर रहा है, वो सारी की सारी क्रियाएं तो आएंगी मेन वर्ब के अंदर। और जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये अकॉर्डिंग टू द टेंस,
ये टेंस के हिसाब से, जब हम टेंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना हम वहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, इस तरह की जो वर्ब हैं वो होंगी हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों टेंस के रिगार्डिंग हमने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन या किसने, वह होता है सब्जेक्ट। वर्ब हमने सीख ली कि किसी भी कार्य का होना अथवा करना वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म, जिसमें जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह होती है सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता वह होती है अकर्मक क्रिया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको? तो यदि हम क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, क्रिया के द्वारा किया जाने वाला प्रश्न होगा केवल और केवल क्या। क्या के द्वारा प्रश्न बनाने पर यदि प्रश्न सही बनता है तो वह क्रिया होगी सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। और क्रिया के द्वारा यदि क्या के द्वारा हम प्रश्न बनाते हैं और वह प्रश्न हमारा सही नहीं बनता तो वह क्रिया होगी अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब टेंस से संबंधित जो अंतिम जो बात है वह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्म। तो कर्म क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करना चाहेंगे कि कर्ता क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब वर्ब, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, जिसे हासिल करना चाहता है। यदि दो तीन है उसमें तो सबसे ज्यादा जिसे चाहेगा वो कर्म होगा, और केवल एक ही है तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है वह होता है कर्म। जैसे राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है। तो बताओ दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इज राम। जयपुर जाता है, वर्ब क्या है? जाता है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, राम जयपुर जाता है। तो राम जाकर के क्या हासिल करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है? वो राम जा क्यों रहा है? जाने से उसको क्या हासिल होगा कि वो कहां पहुंच जाएगा? ही विल रीच जयपुर। तो क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, राम जयपुर जाता है, तो राम अपनी क्रिया के द्वारा, राम जाने की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू रीच जयपुर। तो जयपुर पहुंच जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जयपुर। कर्म हो गया हमारा जयपुर। जैसे दूसरा वाक्य लीजिए, सीता आम खाती है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? द सब्जेक्ट इज सीता, क्योंकि खाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है। तो सीता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट।
क्रिया क्या है? खाना, खाती है, तो ये हो गई वर्ब। अब सीता खाने की क्रिया के द्वारा क्या हासिल करना चाह रही है? आम। व्यक्ति के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से उसे क्या हासिल होगा? वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक वाक्य के अंदर 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें आनी चाहिए। सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दूसरा है वर्ब, कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हम करते हैं वो है क्रिया। किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाती है। और ऑब्जेक्ट, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे प्राप्त करना चाहता है, जिसे हासिल करना चाहता है, वह होता है ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोस्तों मेरे अगले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और अंत में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।